हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू गार्गी क्लासेस। आज डेट है 15 अक्टूबर 2020 और देख लेते हैं इंडियन एक्सप्रेस के एडिटोरियल पेज और आइडिया पेज से कौन सा आर्टिकल्स आज अपन डिस्कस करेंगे। सबसे पहला आर्टिकल यहाँ पर थोड़ा ब्रीफिंग कर देता हूँ। महबूबा मुफ्ती जो जम्मू कश्मीर की फॉर्मर चीफ मिनिस्टर रह चुकी हैं, उनको इन हाउस अरेस्ट कर रखा था 5 अगस्त 2019 से, जब से जम्मू कश्मीर का स्पेशल स्टेटस रिवोक किया गया है। आर्टिकल 370 को इनइफेक्टिव बनाया गया है। ठीक है, उसके बाद में अब जाकर के उनको रिलीज़ किया गया है। तो उन्होंने बाहर निकलते ही सबसे पहला काम किया है ट्वीट करना, और ट्विटर अपने ट्वीट में क्या लिखा इन्होंने कि जो एब्रोगेशन किया गया है स्पेशल स्टेटस का जो जम्मू कश्मीर के पास में था, दैट इज़ अनकॉन्स्टिट्यूशनल, इलीगल। ठीक है, ये बोला है। साथ में इन्होंने ये कहा है कि जो ऑलरेडी हम जिस कश्मीरी यूनिटी की बात करते हैं, उस कश्मीरी यूनिटी के लिए हम फिर से फाइट करेंगे, और जो दूसरे जो लीडर्स हैं जैसे फ़ारूक अब्दुल्ला हो गए, उमर अब्दुल्ला हो गए, बोल इन लोगों के साथ में मिल करके और फिर हम आगे काम करेंगे कि कैसे भी करके स्टेटस क्यो जो था वो रीस्टोर किया जाए। ठीक है, अब इसमें सबसे इंपॉर्टेंट चीज़ क्या निकल के आ रही है वो मैं बताता हूँ आपको डायरेक्ट। एक तो गुपकर मीटिंग का नाम आ रहा है इसमें बार बार, गुपकर मीटिंग। इस गुपकर मीटिंग का मतलब क्या था कि भाई कैसे भी करके जम्मू कश्मीर का स्पेशल स्टेटस जो कि 5 अगस्त 2019 से पहले था उसको रीस्टोर करना पहला काम। तो इसलिए आप ध्यान रखना कि गुपकर मीटिंग अभी रिसेंटली न्यूज़ में थी, ये किससे एसोसिएटेड थी। तो इसमें जम्मू कश्मीर के जो मेन पॉलिटिकल लीडर्स थे ना, इन्होंने मीटिंग की थी, राइट। ऐसी 3-4 मीटिंग, मतलब टोटल 5 मीटिंग्स का है ये प्रोविज़न, जिनमें से 3 या 4 हो चुकी हैं और अभी करंटली एक थर्सडे को या फ्राइडे को ऐसा कुछ होने वाली है। तो ऐसा कुछ मतलब प्रोविज़न है, बट मेन पॉइंट जो था वो मैंने आपको बताया। ठीक है, साथ में यहाँ पर सबसे एक शॉक करने वाली बात निकल के आ रही है वो ये कि जो उमर अब्दुल्ला हैं, वो भी फॉर्मर चीफ मिनिस्टर ऑफ जम्मू कश्मीर हैं। उन्होंने एक बात कही है कि भाई कश्मीर के प्रॉब्लम को सॉल्व करने के लिए या कश्मीर का स्टेटस को वापस मतलब रीस्टोर करने के लिए चाइना क्या रोल प्ले कर सकता है, ये बंदे इस तरीके के क्लेम कर रहे हैं। तो आप देख सकते हो कितना वल्नरेबिलिटी आ चुकी है कश्मीर में। दूसरा आप देख सकते हो कि जो मिलिटेंसी का जो इशू था कि कैसे भी करके जो यूथ हैं जम्मू कश्मीर के, उनको मेन स्ट्रीम में लाया जाए, वो मेन स्ट्रीम वाली बात जो है वो यहाँ पर फेल होती हुई दिखाई दे रही है, क्योंकि मिलिटेंसी की एक्टिविटीज़ अभी भी कम नहीं हो रही है। जम्मू कश्मीर के यूथ के लिए मिलिटेंसी एक नॉर्मल बात बन चुकी है और उनके लिए एक अट्रैक्टिव प्रोफेशन है अभी। ठीक है, तो ये कहीं ना कहीं महबूबा चैलेंज में आप देख सकते हो इस आर्टिकल में, जो मैंने आपको समरी यहीं पे दे दी है, क्योंकि डिटेल में दूसरे आर्टिकल्स डिस्कस करेंगे। यहाँ पर अगर ये डिस्कस करेंगे तो बहुत टाइम लग जाएगा। दूसरा ये वाला आर्टिकल है नीदर लेटर नॉर स्पिरिट। अभी जो महाराष्ट्र के गवर्नर हैं, उन्होंने कुछ लेटर्स लिखे हैं महाराष्ट्र के चीफ मिनिस्टर उद्धव ठाकरे को। तो वो कहीं ना कहीं हमारे कॉन्स्टिट्यूशन के अगेंस्ट जाता है, क्योंकि जब गवर्नर ओथ लेता है, जब ऑफिस को बियर करने की बात करता है, तो उस टाइम पे वो कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ इंडिया पे हाथ रख के फिर उसके बाद में उसकी शपथ लेते हैं। तो उनका एक तो शपथ लेना और दूसरा उनकी एक्टिविटीज़ वो कहीं ना कहीं कंट्रोवर्सीज क्रिएट करती दिखाई दे रही है। जैसे कि एक तो ये कि कोविड-19 के टाइम पे टेम्पल्स को खोलना। तो यहाँ पर गवर्नर महाराष्ट्र के सीएम को ये बोलते हैं कि उद्धव ठाकरे जी, आप टेम्पल्स को खोलो, बाकी और स्टेट्स में भी तो टेम्पल खोल दिए, वहाँ पर तो केस इतनी ज़्यादा बढ़ नहीं रहे। बट रियलिटी आपको भी पता है कि महाराष्ट्र में कोविड-19 के केसेस बहुत ज़्यादा हैं और लगातार बढ़ते जा रहे हैं, और मोर्टेलिटी रेट भी वहाँ पर कंपैरेटिवली ज़्यादा है। ठीक है, तो इस केस में वहाँ पर जो कोalition गवर्नमेंट चल रही है, जिसके कि हेड चल रहे हैं अभी उद्धव ठाकरे, साथ में एनसीपी है और कांग्रेस है। तो ऐसे करके एक तो ये पॉइंट है। दूसरा कि रिलीजियस प्लेसेस को खोलो। अब रिलीजियस प्लेसेस को खोलने के अंदर इन्होंने क्या बोल दिया, बोले कि आपको, उद्धव ठाकरे को डायरेक्ट ये बोलते हैं कि आपको सेक्युलर वर्ड से तो पहले हेट थी, अब आप सेक्युलर टर्म की तरफ क्यों टिल्टेड दिखाई दे रहे हो। तो ऐसी चीज़ें जो हैं वो हमारी कॉन्स्टिट्यूशन का जो फर्स्ट पेज आता है प्रीएम्बल, उसका भी कहीं ना कहीं अवहेलना होती हुई दिखाई देती है। इस तरीके से अगर वो स्टेटमेंट देते हैं तो वही बात, नीदर लेटर नॉर स्पिरिट। इसके अलावा ज़्यादा कुछ नहीं है, बस ये कि गवर्नर की एक्टिविटीज़ में ये कंट्रोवर्सी और ऐड हो गई है। कभी लिखने को मिले अपने को गवर्नर के बारे में तो ये चीज़ आ जाएगी। ठीक है,
अब बात करते हैं नेक्स्ट वाला आर्टिकल। ये आर्टिकल और ये आर्टिकल, ये दोनों आर्टिकल अभी तनिष्क, आपको पता है एक ज्वेलरी का पूरा ग्रुप है, ज्वेलरी के एडवर्टीजमेंट आते रहते हैं तनिष्क के टीवी पे, आपने देखे होंगे। टाटा ग्रुप्स का मतलब टाटा ग्रुप का है ये जो कंपनी है। तो इसमें एक एडवर्टीजमेंट अभी जो आया है उसमें क्या बताया गया है कि मदर इन लॉ तो है मुस्लिम और डॉटर इन लॉ, मतलब सास तो है मुस्लिम और बहू है हिंदू। अब हिंदू बहू को मुस्लिम सास जो है वो गहने ला करके देती है। तो इस तरीके से ऐड है। अब इसमें भी इस कंपनी को ट्रोलिंग का सामना करना पड़ रहा है। जो मॉब ट्रोलिंग होती है ना, कि आप कमेंट करते रहते हो या ट्विटर पे कोई कैंपेन शुरू कर दिया, क्योंकि अभी हिंदुइज्म का जो एक प्रेवलेंस है वो बहुत ही हाईली मतलब डोमिनेट कर रहा है। तो आप उस केस में देख सकते हो कि कितना गजब का एक ये एडवर्टीजमेंट में यहाँ पर ये इस वाले आर्टिकल में जो राइटर है ना, ये खुद भी मदर तो है इनकी हिंदू, फादर हैं इनके मुस्लिम। तो इस तरीके से ये इनकी बेटी है, राइट। तो ये कहती हैं कि मेरे फादर और मेरे पेरेंट्स की शादी हुई थी 1970s में, तो उस टाइम पे तो लव जिहाद का कोई सेगमेंट हुआ ही नहीं करता था। और आज हमारे घर के अंदर हिंदू जो रिचुअल्स हैं उनके बारे में भी बात होती है, दिवाली भी सेलिब्रेट होती है, तो ईद भी सेलिब्रेट होती है, और मुझे इससे कोई प्रॉब्लम भी नहीं और ईजिली चल रही है। तो पॉइंट यहाँ पर ये निकल के आ रहा है कि ऐड में कुछ हिडन वैल्यूज़ भी हैं, आप उनको क्यों नहीं देख रहे हो कि एक मुस्लिम जो सास है वो हिंदू रिचुअल्स को फॉलो कर रही है, राइट। तो उस केस को भी आप कंसिडर कर सकते हो। छोटी छोटी और भी चीज़ें थी, बट डायरेक्टली क्या देखा कि मुस्लिम सास और हिंदू बहू, तो इसको लव जिहाद से कनेक्ट करके और फिर बाद में उसको अलग ही एक अमली जामा पहनाना शुरू कर दिया। तो ये जो चीज़ें हैं हमारी, जब सेक्युलर वैल्यूज़ के बारे में आप कभी लिखना शुरू करो, या कभी आप देखो ना कि आर्टिकल 19 का जो एक नेगेटिव यूज़ हो रहा है, जहाँ पे हम बात करते हैं राइट टू स्पीच एंड राइट टू फ्री स्पीच एंड एक्सप्रेशन, तो वहाँ पर ये जो फ्री स्पीच एंड एक्सप्रेशन का यूज़ करके जो ट्रोलिंग की जाती है ना, तो वो चीज़ के ऊपर अपन ये एग्जाम्पल यूज़ कर सकते हैं। बाकी कुछ इतना काम का था नहीं, मैंने आपको क्रक्स बता दिया। अब बात करेंगे इस वाले आर्टिकल, ये वाला आर्टिकल बहुत ही अच्छा है, शॉर्ट में हो जाएगा, एक बार रीडिंग मार देंगे इसकी कि किस तरीके से कोविड-19 जैसी बीमारियों से टैकल कर सकते हैं आने वाले टाइम पे, और अभी क्या लेवल चल रहा है वो देखेंगे। अभी एक ऑलरेडी अपना चल ही रहा था कि इंडियन इकोनॉमी में जो आत्मनिर्भर भारत की हम बात कर रहे हैं, तो एक्सपोर्ट कितना इंपॉर्टेंट है, तो एक्सपोर्ट को कैसे इंपॉर्टेंटली हम टैकल कर सकते हैं, और किस तरीके से चाइना और वियतनाम ने अपने आप को बूस्ट कर रखा है एक्सपोर्ट बेसिस पे, वो देखेंगे यहाँ पे। कल वाला एक आर्टिकल था, अब उसी की सीरीज़ में दूसरा आर्टिकल है। ये आर्टिकल बहुत अच्छा है, बाईपासिंग पार्लियामेंट, कि किस तरीके से पार्लियामेंट को बाईपास किया जा रहा है करंट गवर्नमेंट के द्वारा। और ये आर्टिकल थोड़ा आप रिवीजन टाइप देख सकते हो, इसका थोड़ा आइडिया मैं दे दूंगा। बाकी लेबर लॉज से रिलेटेड ऑलरेडी अपन एक्सप्लेन पेज पे भी डिस्कशन कर चुके हैं, और बहुत सारे क्रिटिसिज्म भी देख चुके हैं कि किस तरीके से लेबर लॉज जो है वो अभी जो अमेंडमेंट किए गए हैं 4 कोडिफिकेशन में, तो वो कहीं ना कहीं आप देख सकते हो कि जो कॉलोनियल पीरियड के टाइम पे जो ब्रिटिशर्स हुआ करते थे और जिस तरीके से उन्होंने वर्कर्स का एक्सप्लॉयटेशन किया था, वो एक्सप्लॉयटेशन अब रीस्टार्ट होने का पूरा स्कोप इन लेबर कोड्स ने क्रिएट कर दिया है। बट चेंज मैं आपको बता देता हूँ कि वो मतलब उस टाइम पे एजुकेशन लेवल बहुत कम हुआ करता था, लोग अपने राइट्स के लिए नहीं लड़ पाते थे। आज यहाँ पर लोग अपने राइट्स के लिए लड़ सकते हैं, उनके पास में राइट्स हैं, ठीक है। ये थोड़ा सा डिफरेंस है, बट फिर भी ये आर्टिकल अपन थोड़ा सा देखेंगे। चलिए स्टार्ट करते हैं। ये आर्टिकल है रेस टू द फिनिश लाइन। अभी आपको पता है कि कोविड-19 सबसे बड़ी हेडेक बनी हुई है थ्रू आउट वर्ल्ड। एक देश में हेल्थ इमरजेंसी लगी और उस हेल्थ इमरजेंसी को ग्लोबल क्राइसिस में बदलने में थोड़ा सा भी टाइम नहीं लगा। तो आप देख सकते हो कि थ्रू आउट वर्ल्ड अगर इस पेंडेमिक को टैकल करना है, या इसको कंटेन करना है, या इसको एलिमिनेट करना है, तो उस केस में कोलैबोरेशन बहुत ही इंपॉर्टेंट हो जाता है। चाहे वो लोकल लेवल पे देखो, इंटरनेशनल लेवल पे देखो, हर एक कम्युनिटी को साथ में आना पड़ेगा, हर एक इंडिविजुअल को काम करना पड़ेगा, तब जा कर के इस बीमारी से हम निपट सकेंगे। अब फिजिकल डिस्टेंसिंग में आप इंडिविजुअल अकेले खुद तो ये करते हो कि चलो ठीक है मुझे सबसे दूरी बना के रखनी है, बट दूसरे जो लोग हैं वो भी इस चीज़ को मानते हैं कि नहीं मानते, वो भी कोलैबोरेट कर रहे हैं कि नहीं। आप मास्क लगा करके पब्लिक प्लेसेस पे जा रहे हो, पर क्या एंटायर कम्युनिटी मास्क लगा करके पब्लिक प्लेसेस पे आ रही है? अगर पूरी कम्युनिटी साथ में नहीं आएगी तो आप कैसे टैकल करोगे, कैसे आपका कैंपेन पूरा हो पाएगा? तो यहाँ पर एक यूनिक इनोवेटिव सॉल्यूशन की तरफ जाने की ज़रूरत है, तब जाकर के इस क्राइसिस को मिटिगेट किया जा सकता है।
अभी आपको जैसे कि पता है कोविड-19 को टैकल करने के लिए वैक्सीन डेवलपमेंट में बहुत ही स्पीड से काम हो रहा है। लगभग 42 वैक्सीन कैंडिडेट्स हैं मार्केट में जो कि अभी क्लिनिकल ट्रायल्स में चल रहे हैं। और इंडिया की पर्टिकुलर बात करें तो 3 मेन वैक्सीन्स हैं। एक तो ऑक्सफोर्ड का है, एक है इंडिजिनस, इसमें ऑक्सफोर्ड वाले में सीरम इंस्टीट्यूट ऑफ इंडिया ये भी सपोर्ट कर रहा है। एक इंडिजिनस वैक्सीन है दैट इज नॉन नेम्ड एज कोवैक्सीन, ठीक है। एक ZCoV-D, ठीक है। ऐसे करके 3 हैं जो क्लिनिकल ट्रायल में चल रहे हैं, दूसरे या तीसरे फेज में। तो इस तरीके से वैक्सीन डेवलपमेंट की जब बात आती है ना, तो थ्रू आउट वर्ल्ड लोअर और मिडिल क्लास जो कंट्रीज़ हैं जहाँ पर इनकम सोर्सेज इतनी ज़्यादा नहीं है, वहाँ पर इंडिया सबसे ज़्यादा वैक्सीन्स सप्लाई करता है। मतलब ग्लोबली वैक्सीन डिलीवरी की बात आए तो इंडिया इंपॉर्टेंट है और लार्जेस्ट मैन्युफैक्चरर है अगर वॉल्यूम पॉइंट ऑफ व्यू से देखा जाए वैक्सीन्स के, ठीक है। दूसरा, हमारे यहाँ पर जो वैक्सीन बनते हैं वो अफोर्डेबल है अगर दूसरे कंट्रीज से कहीं खरीदा जाए। तो आप यहाँ पे एग्जांपल दे रहे हैं, बोले कि रोटा वायरस वैक्सीन जो आया था उस वैक्सीन का आप कंपैरिजन देखो दूसरे कंट्रीज़ के, तो इंडिया ने केवल अपने यहाँ से इंडिजीनसली डेवलपमेंट किया तो लोगों को केवल $1 से भी कम की प्राइस में, मतलब 70 रुपये से भी कम की प्राइस में लाइफ सेविंग टूल के तौर पे रोटा वायरस वैक्सीन अवेल कराया। तो इंडिया तो बहुत ही वायबल स्कोप दिखता है थ्रू आउट वर्ल्ड, क्योंकि वर्ल्ड में कुछ कंट्रीज़ ही हैं जो कि अफोर्ड कर सकते हैं महंगे वैक्सीन्स को। बाकी तो क्या है, हमारे यहाँ पर इंडिया में जो क्या है जेनेरिक ड्रग्स का मार्केट सबसे बड़ा है, मैन्युफैक्चरिंग हब बोला जाता है, या फिर अपन कहते हैं फार्मेसीज ऑफ द पुअर कंट्रीज़ बोला जाता है इंडिया को, ठीक है। तो लगभग 70% वैक्सीन जो हैं लो और मिडिल इनकम कंट्रीज़ को इंडिया से मिलते हैं, जिसमें यूनिसेफ के साथ में मिलके और गावी करके एक प्रोग्राम है जिसके साथ में मिलके इंडिया काम करता है। आप देखोगे इस तरीके के ग्रैंड चैलेंजेस को टैकल करने के लिए पार्टनरशिप अपने आप में बहुत ही क्रूशियल हो जाती है। और इसके साथ में रिसर्च एंड डेवलपमेंट और इन नए टूल्स को डेवलप करने के लिए एक प्रोग्रेसिव वे में आपको काम करना होता है, जिसमें पार्टनरशिप बहुत ही इंपॉर्टेंट होती है। इसमें राइटर बता रहे हैं कि इससे पहले आप देखोगे कि वैक्सीन तो डेवलप हो गया, बट किसको डिलीवर हुआ किसको नहीं हुआ, वैक्सीन डिस्ट्रीब्यूशन और सप्लाई एफिशिएंटली हो रही है कि नहीं, उसके लिए इंडिया ने ई-विन, ये नाम है ई-विन, इसका फुल फॉर्म क्या हो गया, इलेक्ट्रॉनिक वैक्सीन इंटेलिजेंस नेटवर्क। इसमें यूएनडीपी के साथ में एक खुद ने इंडिजिनसली एक टेक्नोलॉजी बेस्ड पोर्टल डेवलप किया जिसमें यह अपडेट किया जाता रहता है कि कौन से रीजन में वैक्सीन कितना पहुंच चुका है। तो ये नेटवर्क अपने आप में बहुत ही इनोवेटिव सॉल्यूशन है कि इस नेटवर्क के बेसिस पे वैक्सीन डिलीवरी इंश्योर की जा सकती है वेल टारगेटेड मैनर में। तो कोविड-19 आज वही सिंपल सी बात रिपीट, अपने आप में इंडिया ही नहीं थ्रू आउट वर्ल्ड में ये बहुत बड़ा क्राइसिस बन के निकल रहा है। तो इसको टैकल करना है तो हमें मल्टीपल नियर परफेक्ट सॉल्यूशंस की तरफ जाने की ज़रूरत है। इसमें राइटर फिर लास्ट में इंपॉर्टेंट चीज़ जो बोलते हैं वो हम यहाँ पे पिक कर लेते हैं, बाकी चीज़ें वही हैं बनावटी चीज़ें जो अपने आंसर राइटिंग में शायद आप खुद से भी लिख दोगे चीज़ें, बट जो इंपॉर्टेंट चीज़ यहाँ से निकल के आ रही है दैट इज़ कि इन्वेस्टमेंट करो रिसर्च एंड डेवलपमेंट में ज़्यादा से ज़्यादा, ठीक है। लॉन्ग टर्म पार्टनरशिप पे ज़्यादा ध्यान दो, ठीक है। साइंटिफिक टूल्स को डेवलप करो। इससे क्या होगा, कोविड-19 जैसी जो बीमारियां अगर फ्यूचर में आती है, क्योंकि देखो ये पहला एक्सपीरियंस ऐसा है कि जब इतना स्पीड से कोई हेल्थ इमरजेंसी क्राइसिस में वो भी ग्लोबली कन्वर्ट हुई है, ठीक है। जहां पे चाइना से शुरुआत हुई थी नवंबर 2019 और अभी नवंबर आने वाला है, अभी 10 महीने हुए हैं, तब तक तो पूरा वर्ल्ड ऑलमोस्ट बर्बाद हो चुका है इस पेंडेमिक की वजह से। तो प्राइवेट हो या गवर्नमेंट सेक्टर की कंपनीज हो, मल्टीलैटरल इंस्टीट्यूशंस हो, सिविल सोसाइटी के ऑर्गेनाइजेशंस हो, इन सब को साथ में हमेशा काम करते रहना चाहिए, क्योंकि अब ग्लोबल विलेज हो गया है। तो गांव की तरह ही एक गांव में छोटी सी बीमारी आती है, पूरे लोग बीमार हो जाते हैं, एग्जैक्टली ग्लोबल विलेज। तो ग्लोबल विलेज के बारे में, ग्लोबलाइजेशन के बारे में कभी लिखो ना तो उसका नेगेटिव एस्पेक्ट ये कोविड-19 आप ज़रूर बता सकते हो वहाँ पे, ठीक है। पॉजिटिव एस्पेक्ट तो बहुत सारे हैं, ट्रेड करना, टेक्नोलॉजी का इन्फ्यूज़न होना, वो सारी चीज़ आप बता ही सकते हो। तो इस तरीके से लॉन्ग टर्म में अगर हेल्थ इमरजेंसी इस तरीके की आती है, कोई भी इमरजेंसी आती है, उसको टैकल करने के लिए कोलैबोरेशन इज़ द मैंडेटरी थिंग, ठीक है। नेक्स्ट आर्टिकल देखते हैं। नेक्स्ट आर्टिकल है द डोमेस्टिक मार्केट मिराज। मिराज आपको पता होगा, आपने कभी हॉट एरिया में कभी निकले हो, राजस्थान वाले रीजन में, बिल्कुल वेस्टर्न राजस्थान में,
तो नोटिस किया हो तो दूर से आपको दिखाई देता है रोड के ऊपर जैसे पानी भरा हुआ है, बट आप पास में जाके देख कर, हॉट टाइम मतलब समर्स की बात कर रहा हूँ मैं पर्टिकुलर, तब पास में आके जाके देखते हो यार पानी तो है ही नहीं, बट वो एक इल्यूजन होता है, उसको मिराज बोलते हैं, राइट। तो इस तरीके से ये बोल रहे हैं कि जो आत्मनिर्भर भारत में हम डोमेस्टिक मार्केट की बात कर रहे हैं ना, वो केवल एक मिराज है, जो रियल में दिख तो रहा है बहुत अच्छा, पर पास जा करके देखोगे तो पानी नहीं दिखने वाला आपको। अब यहाँ पे इस ग्राफ को आप पहले नोटिस कर लो, फिर उसके बाद अपन कंटिन्यू करेंगे इसको। देखो इस तरफ तो है कि जो नॉन हाई इनकम कंट्रीज जो हैं उनके लो स्किल, यहाँ तो लो स्किल लेबर हो गया, इधर देख लो आप वर्किंग पॉपुलेशन टोटल, ठीक है। तो चाइना ने सबसे ज़्यादा एक्सप्लॉइट कर रखा है इस सेगमेंट को। तो इस तरफ तो लेबर जितना एक्सपोर्ट होता है, लेबर एक्सपोर्ट का मतलब नॉन स्किल या सेमी स्किल जो लेबर्स हैं आप उनको भेजते हो बाहर अपने देश से कि भाई जाओ कमाओ और लेकर के रेमिटेंस इंडिया में आओ। अब इधर आप देख रहे हो कि लो स्किल है, यहाँ पर लो स्किल और यहाँ पे नॉन स्किल, ठीक है। ये तो नॉन स्किल है और ये लो स्किल है। अब यहाँ पे चाइना देखो दोनों तरफ से बेनिफिट, मतलब ज़्यादा से ज़्यादा एक्सपोर्ट किया लो स्किल में और नॉन स्किल में भी। और इंडिया का यहाँ पे शेयर देखो, इस वाले शेयर में आप देखोगे वाई एक्सिस पे लो स्किल लेबर हमारे यहाँ से बाहर बहुत कम गई हुई है, ठीक है। तो इसी चीज़ को पॉइंट आउट कर रहे हैं कि भाई एक्सपोर्ट का मतलब कोई गुड एक्सपोर्ट ही थोड़ा ना होता है, एक्सपोर्ट का मतलब लेबर एक्सपोर्ट करके देख लो जो चाइना ने एक्सप्लॉइट किया है, तो इससे हम बहुत बेनिफिट उठा सकते हैं। लगभग एक 60 से एक कुछ बिलियन, मतलब लगभग 160 बिलियन तक का हमें लॉस हो रहा है। इस लॉस, ये देखो आप यहाँ पे 60 से 140 बिलियन तक का लॉस हम एनुअली फेस कर रहे हैं, जस्ट बिकॉज कि हम यहाँ से लो स्किल या फिर जो सेमी स्किल लेबर हैं उनको प्रॉपर एक्सपोर्ट नहीं कर रहे हैं। अब देखते हैं आर्टिकल, आप समझ जाओगे, क्रक्स आपको पता पड़ गया कि एक्सपोर्ट से कैसे हमें बेनिफिट होता है। एक्सपोर्ट का मतलब मैन्युफैक्चरिंग गुड्स और सर्विसेज से नहीं होता, लेबर से भी होता है, ठीक है। अभी हम इनवर्ड देखने की बात कर रहे हैं। ये एक मिसकंसीव्ड एक आइडिया है जिसकी इफेक्टिवनेस को हम दो प्रिस्क्रिप्शन पॉइंट ऑफ व्यू से देख सकते हैं। पहला तो ये कि डोमेस्टिक डिमांड जो है वो एक्सपोर्ट से ज़्यादा इफेक्टिव है, और दूसरा ये कि प्रोटेक्शनिज्म पे ज़्यादा विश्वास कर रहे हैं बजाय कि फ्री ट्रेड के। आप ये दोनों लाइनें जरूर लिखना ना, आत्मनिर्भर भारत का जो क्रिटिसिज्म हो रहा है वो इन पॉइंट्स को लेकर के हो रहा है। तो डिबेट कहीं ना कहीं दिमाग कहाँ लग रहा है कि भाई डिमांड जो है वो ग्लोबल ना हो करके हमारे लोकल जो है वहीं से हम पूरा कर लेंगे। तो डोमेस्टिक डिमांड के बेसिस पे आप काम करना चाह रहे हो, तो वो तो शॉर्ट टर्म या फिर मीडियम टर्म में आप फोकस कर रहे हो, बट रियलिटी ये निकल के आ रही है केवल शॉर्ट टर्म में ही आपको बेनिफिट देगी, मीडियम टर्म में भी ज़्यादा नहीं देगी। एविडेंसेस अगर देखें थ्रू आउट वर्ल्ड और इंडिया का खुद का, तो हमने जब भी इकोनॉमिक ग्रोथ रजिस्टर की है एक रैपिड, तो उसमें एक्सपोर्ट का रोल अच्छे से रहा है। ये डेटा भी थोड़ा सा आप नोट डाउन कर लेना, कल वाले डेटा से आप टैली कर लेना, कौन सा आपको ज़्यादा सूटेबल लग रहा है वो याद रख लेना, ठीक है। तो इंडिया की जीडीपी ग्रोथ 1991 के बाद में हमने 6% रजिस्टर की, तो उस टाइम पे एक्सपोर्ट की ग्रोथ रही 11%, जबकि 1991 से पहले जब एलपीजी पॉलिसी हमने अप्लाई नहीं की थी उसके पहले हमारे यहाँ पे जो ग्रोथ रजिस्टर की जा रही थी दैट वाज 3.5%, उस टाइम एक्सपोर्ट ग्रोथ थी 4.5%। तो आप देख सकते हो कोरिलेशन कि एक्सपोर्ट ग्रोथ हुआ तो हमारी जीडीपी भी ग्रो करी, ठीक है। तो ऐसा कोई भी मॉडल नहीं है वर्ल्ड में जहां पर केवल डोमेस्टिक डिमांड बेस्ड ही ग्रोथ रजिस्टर की जा रही हो, और वो भी 6% से ज़्यादा, ठीक है। और वो भी आप बात करो डेवलपिंग कंट्रीज की, तो ये तो इंडिया के लिए वाकई में गजब का ही एक स्कोप निकाल के लेके आ रहे हैं इंडियन गवर्नमेंट, अगर निकालती है तो ऐसा। तो अभी ज़रूरत क्या है कि हम डोमेस्टिक डिमांड लेड ग्रोथ की बात कर रहे हैं, वहाँ पर हम कुछ और फिजिबल ऑप्शंस की तरफ ध्यान दें। एक तरफ एक्सपोर्ट है हमारे पास में, एक डोमेस्टिक डिमांड है, तो दोनों में से बेटर तो देखो एक्सपोर्ट रहता है, बट अगर आप डोमेस्टिक डिमांड बेस्ड चलते हो तो ये कोई फिजिबल ऑप्शन आपके पास में नहीं है। अब डोमेस्टिक डिमांड के लिए क्या क्या माथापच्ची करनी पड़ेगी? पब्लिक स्पेंडिंग, गवर्नमेंट खर्चा करे, टैक्स कट्स, दो लोगों के पास में पैसे होंगे तो खर्चे को तो सामान खरीदेंगे ना। प्राइवेट कंजम्पशन को आप बूस्ट करना चाहते हो तो टैक्स कटिंग करो, प्राइवेट इन्वेस्टमेंट को करो, प्राइवेट इन्वेस्टमेंट तो आ ही नहीं रहा। दूसरा, फाइनेंशियल सेक्टर में आपको रिफॉर्म लाने पड़ेंगे जिससे कि प्राइवेट इन्वेस्टमेंट आए। तो ये सारी चीज़ें तो हम ऑलरेडी देख चुके हैं, हमारी इकोनॉमी इनमें तो क्राइसिस में चल रही है।
तो आप इस पूरी चीज़ों को देखो कि किस तरीके से फाइनेंशियल सिचुएशन हमारे यहाँ पर हाउस होल्ड की चल रही है, बिजनेस हाउसेस की चल रही है, तो उस केस में तो डोमेस्टिक डिमांड तो उठने वाली नहीं है। यहाँ पर आप देखो हर एक हाउस होल्ड पर आज, हर एक हाउस होल्ड हो गया, कोई भी बिजनेस सेक्टर हो गया, सबकी बैलेंस शीट बिगड़ी हुई पड़ी है, डेट सब पे बढ़ता जा रहा है। कंजम्पशन ग्रोथ तो चांसेस ही नहीं है कि वो आने वाले टाइम पे बढ़ेगा। अभी तो केवल अपनी बेसिक नीड्स को पूरा करने में लगे हुए हैं घर वाले तो, ठीक है। तो आपको इस चीज़ के लिए उनकी इनकम ग्रोथ पे ध्यान देना पड़ेगा। अगर इनकम ग्रोथ होगी, टैक्सेस कम रखोगे, तब जा कर के फिर डोमेस्टिक कंजम्पशन बढ़ेगा, तब जा कर के आप जो टारगेट कर रहे हो ना कि हाँ इकोनॉमिक ग्रोथ भी अच्छी हो और डोमेस्टिक डिमांड बेस्ड हो, तो वो चीज़ तो आपके लिए पॉसिबल अभी दिख नहीं रही है। तो उसके लिए तो इनकम ग्रोथ पे ध्यान दो। अनएम्प्लॉयमेंट लगातार बढ़ता जा रहा है, वो अपन जानते ही हैं। गवर्नमेंट स्पेंडिंग की बात करें तो भाई गवर्नमेंट स्पेंडिंग की तो क्या बात करें, फिस्कल डेफिसिट तो ऑलरेडी बहुत ज़्यादा चल रहा है। इंडिया का डेट जो है, इंडिया पे जो कर्जा है वो 70% से बढ़कर के अब 80 से 90% हो जाएगा। कोविड-19 जाते जाते डबल डिजिट के अंदर तो हमारे डेफिसिट चल रहा है, फिस्कल डेफिसिट। तो स्पेस ही नहीं है गवर्नमेंट के पास में, तो गवर्नमेंट स्पेंड ही नहीं करेगी तो कहां से मार्केट में सर्कुलेशन आएगा और ग्रोथ कैसे आएगी, क्वेश्चन है बड़ा। इसी तरीके से अगर इंडिया थ्रू आउट वर्ल्ड जो डिफरेंट कंट्रीज जिस तरीके की एक्टिविटीज परफॉर्म कर रही है इकोनॉमी को रिवाइव करने के लिए, अगर उन्हीं को फॉलो करती है, उन्हीं की मिमिक्री करती है, तो भाई आप अपनी कंडीशन को पहले देखो। क्या आपके यहाँ पर जीरो इंटरेस्ट रेट पे लोन देते हो? नहीं। यूएसए तो जीरो इंटरेस्ट रेट पे लोन देता है, यूरोपियन कंट्रीज तो जीरो इंटरेस्ट रेट पे लोन देते हैं। यहाँ पर तो आप चाहे कितना ही लोन फ्री में अवेलेबल करा दो, भाई इंटरेस्ट रेट अगर आप एग्जॉर्बिटेंट इंटरेस्ट रेट अगर आप लेते हो तो वो तो रिस्की है, लोग अट्रैक्ट ही नहीं होंगे लोन की तरफ, और एग्जैक्टली हो भी रहा है। आपके घर में भी एक दो जनों के पास कॉल आते होंगे, सर आपको बिना कोई कोलेटरल के आपको लोन मिल रहा है, आप ये ले लो। क्या लोन ले रहे हो? नहीं ना, क्योंकि रिस्क है हमारे यहाँ पर। इंटरेस्ट रेट की सबसे बड़ी प्रॉब्लम है। तो ये चीज़ हम एग्जैक्टली ये नहीं देख सकते कि भाई आप केवल डोमेस्टिक डिमांड लेड ग्रोथ को आप रजिस्टर करना चाह रहे हो तो वो केवल शॉर्ट रन में हो सकता है कि आपकी बातें पूरी हो जाए, बट न तो मिडिल में न लॉन्ग टर्म में आपको कोई प्रॉपर आइडिया नहीं मिलेगा। अब कोविड-19 क्राइसिस आ गया है तो इसने तो फाइनेंशियल सिस्टम को और भी बुरे तरीके से बिगाड़ दिया है, ठीक है। फाइनेंशियल सिस्टम में आप चाहे इन्वेस्टमेंट की बात देखो, डोमेस्टिक कंजम्पशन की बात देखो, हर तरीके से प्रॉब्लम आ रही है। और रही सही में आप दिमाग लगा रहे हो आत्मनिर्भर भारत की, जहाँ पर एक्सपोर्ट को अबंडन करने की बात कर रहे हो, तो भाई ये तो टेक्निकली सही बात नहीं है, ठीक है। एक्सपोर्ट बहुत क्रिटिकल होता है। आप कितनी भी कंट्रीज़ की ग्रोथ को देखो, हर कंट्री ग्रोथ अपनी रजिस्टर कर पाया है तो उसमें एक्सपोर्ट ने बहुत इंपॉर्टेंट रोल प्ले किया है, और एक्सपोर्ट का कोई सब्सटीट्यूशन नहीं होता है। अब आप एक चीज़ बताओ, हमारे यहाँ पर टेक्सटाइल जो भी प्रोड्यूस हो रही है उसको इंडिया एक्सपोर्ट करना चाह रहा है कोई दूसरे कंट्री में। अब उस टेक्सटाइल को वहाँ पर देखें तो वो compete ही नहीं कर रहा है इंटरनेशनल प्राइसेस से जो बांग्लादेश और वियतनाम से आ रहे हैं। तो क्या इंटरनेशनल लेवल पे जो कंपनी compete नहीं कर रही है वो डोमेस्टिकली आपको सस्ते में प्रोडक्ट दे देगी? स्कोप ही नहीं बनता। ये बाद में लास्ट में बताऊंगा मैं आपको कि किस तरीके से इफेक्ट आता है। तो जो एक्सपोर्ट छोटे छोटे प्रोडक्ट्स का होता है उनके लिए देखो इनपुट जो होता है वो इंपोर्ट किया जाता है। अब आप इंपोर्ट करने की बात ही नहीं कर रहे हो, टैरिफ्स लगातार बढ़ाए जा रहे हो, टैरिफ नॉन टैरिफ तरीके से रोक रहे हो, तो उस केस में तो भाई आपने यहाँ पर जो प्रोडक्ट प्रोड्यूस हो रहे हैं जो ऑलरेडी सस्ते में बनते हैं उनको आप कैसे रिप्लेस करोगे? वो तो महंगा हो जाएगा। तो फिर एक जो हाउस होल्ड है वो वैसे ही अपने घर में खर्चे कम कर रहा है, उसको महंगी चीज़ें आप बेचोगे तो वो क्या और खरीदेगा? तो डोमेस्टिक डिमांड तो रिवाइव हो ही नहीं सकती इस केस में। तो आप इंटरनेशनली जो डिमांड है उसको तो कम से कम हार्नेस करो। इंपोर्ट और एक्सपोर्ट दोनों कंटिन्यू रहने ज़रूरी हैं, नहीं तो जो ग्रोथ की हम बात कर रहे हैं 6% या उससे ज़्यादा, वो रजिस्टर करना अपने आप में बहुत दूर का सपना है। फिर बात करते हैं, ये तो होगी एक्सपोर्ट इंपोर्ट की, मैंने आपको बताई, कल अपन ने ऑलरेडी देख लिया था सर्विस सेक्टर में और मैन्युफैक्चर्ड सेक्टर में। अब यहाँ पर लेबर की बात कर रहे हैं कि आप देखोगे एक तरफ तो ग्राफ की बात कर ली ना, एक तरफ तो लो स्किल लेबर हैं, एक तरफ नॉन स्किल लेबर हैं। तो लो स्किल लेबर और नॉन स्किल लेबर के अंदर इंडिया जो है वो चाइना के नियर बाई भी नहीं है। चाइना ने इस सेक्टर को ओवर एक्सप्लॉइट किया है, एक्सपोर्ट ज़बरदस्त तरीके से किया है नॉन स्किल लेबर को और से लो स्किल लेबर को, दोनों को। इससे क्या हुआ, उनको रेमिटेंस मिला। और आज इंडिया का कैलकुलेशन लगा करके देखे ना तो लगभग एनुअली हमारे यहाँ पर 60 से 140 बिलियन डॉलर
जीडीपी का लगभग 2 से 5% हम लो इनकम कर पा रहे हैं, क्योंकि हमारे यहाँ से लो स्किल लेबर जो है वो कम भेज रहे हैं बाहर, एक्सपोर्ट कम हो रहा है। तो एक तो ये करने की ज़रूरत है हमें कि कैसे भी करके ये एक फ्यूचर अपॉर्चुनिटी, देखो चाइना अब क्या कर रहा है, चाइना की इकोनॉमी तो ग्रो कर रही है धीरे धीरे। अब चाइना जो है दूसरे कंट्रीज़ के कंपैरिजन में ज़्यादा स्ट्रॉन्ग हो गया, तो चाइनीज़ लोग जो बाहर निकले थे लो स्किल लेबर या सेमी स्किल लेबर या फिर नॉन स्किल्ड लेबर्स, वो तो देखो चाइना में रिटर्न आ रहे हैं कि भाई हमारी इकोनॉमी में हमारे घर पे ही इतना अच्छा काम मिल रहा है तो हम बाहर क्यों करें, ये रियलिटी है। बट इंडिया में घर में इतना अच्छा काम नहीं है, तो इंडिया जो है ये चाइना की वजह से जो स्पेस निकल के आ रहा है ना, पोटेंशियल फ्यूचर अपॉर्चुनिटी चाइना जो क्रिएट कर रहा है अपने लेबर को वापस बुला करके, तो उस केस को हम, उस जगह को हम हार्नेस कर सकते हैं, यूज़ कर सकते हैं कोविड-19 के बाद में। समझ गए? तो इस अपॉर्चुनिटी को हमें एक्सप्लॉइट करने की ज़रूरत है। और जियोपॉलिटिक्स में भी आप देखोगे तो चाइना को तो सब मार्जिनलाइज करना चाह रहे हैं, साइड में करना चाह रहे हैं। रही सही में सारे कंट्रीज़ के साथ में हमारा आज एक तरीके से कोलैबोरेशन भी अच्छा हो रहा है, चाहे चाइना की वजह से ही हो रहा हो कि चाइना अपनी हेजेमनी क्रिएट करना चाह रहा है, तो उस केस में इंडिया जैसे दूसरे लाइक माइंडेड कंट्रीज़ के बीच में अच्छी एक बॉन्डिंग बनती आ रही है। तो उस चीज़ को हमें हार्नेस या यूज़ करने की ज़रूरत है। अनस्किल्ड एक्सपोर्ट ज़्यादा होगा, देखो इस पर डिपेंड करता है ओपननेस। अब अगर आप दूसरे कंट्री से कुछ लेन देन ही नहीं कर रहे हो तो आप अपनी लेबर को कैसे बेच सकोगे? लेबर को भेजने के लिए पहले आपको दूसरे कंट्री से रिलेशन तो क्रिएट करने पड़ेंगे ना। दैट मीन्स ओपननेस इज मैंडेटरी। ओपननेस का मतलब कोई लग्जरी नहीं होता है। ओपननेस का मतलब ये होता है कि आप इंटरनेशनल या ग्लोबल सप्लाई चेन में आप अपना रोल अच्छे से प्ले करना चाह रहे हो। आज चाइना और वियतनाम की बात करो तो चाइना और वियतनाम ने जितने भी सस्ते प्रोडक्ट्स बेचे हैं ना अपने मार्केट से बेच करके इंटरनेशनली, तो उनमें ज़्यादातर तो उन्होंने जो अपनी डिपेंडेंस थी वो थी उनकी इंपोर्ट पे। कहने का मतलब इंपोर्ट वो करते थे, वो थोड़ा सस्ता हो जाता था, ठीक है, तो फिर वो अपने यहाँ पे मैन्युफैक्चर किया करते थे चीज़ों को, तो इंपोर्ट किया, मैन्युफैक्चर किया, तो एम्प्लॉयमेंट क्रिएशन हो गई। दूसरा, फिर उसी मैन्युफैक्चर्ड प्रोडक्ट को अपने डोमेस्टिकली बेचा तो सस्ता बिक गया, और उसी को इंटरनेशनली बेचा तो इंटरनेशनल मार्केट में वो कॉम्पिटेंट रहे, कॉम्पिटिशन में बने रहे। तो ये ही चीज़ यहाँ पर बताई जा रही है, समझ गए? तो आप क्लोथिंग का केस ले लो कि किस तरीके से आज बांग्लादेश और वियतनाम ये अपैरल में इंडिया को बहुत बुरे तरीके से पछाड़ रहे हैं। तो यहाँ पर आइडिया क्या दे रहे हैं कि आप देखो, एक तो टैरिफ्स को या इनपुट कॉस्ट को आप रिड्यूस करो, जिससे कि जो हमारे यहाँ पर एमएसएमईज को आप प्रमोट करना चाह रहे हो उन लोगों को सस्ते में इनपुट मिल जाए। फिर उसके बाद में फिर वो अपने हिसाब से काम करेंगे। हाँ, यहाँ पर एक चीज़ बोल रहे हैं कि अपैरल की बात करें तो कॉटन बेस्ड की नहीं बात कर रहे हैं, नहीं, फाइबर बेस्ड। आप फाइबर मंगवाओ, ठीक है, मैन मेड जो फाइबर है इंटरनेशनली वहाँ वो इंपोर्ट करो, उस पर टैरिफ कम करो, फिर उससे आप यहाँ पर जो मैन्युफैक्चरिंग सेक्टर है उसमें आप एक्टिविटीज़ परफॉर्म करवाओ। उससे क्या हो जाएगा कि आप इंपोर्ट सस्ता कर रहे हो तो मैन्युफैक्चर्ड गुड की प्राइस भी कम होगी। अब आपको इंटरनेशनली जो इंपॉर्टेंट मार्केट्स है जैसे कि यूरोप, उनके साथ में आप फ्री ट्रेड एग्रीमेंट साइन करो, क्योंकि यूरोप क्या है, अभी इंडिया से जितना भी क्लोथिंग एक्सपोर्ट होता है उस पर 10% तक टैक्स लगा देता है। तो इंडिया वाली कंपनीज कहीं ना कहीं डिसएडवांटेज्ड हो जाती हैं, और वियतनाम और बांग्लादेश के कपड़े जो हैं उनकी डिमांड ज़्यादा चलती रहती है क्योंकि सस्ते मिल रहे हैं, ये कपड़े वहाँ पे सस्ते बिक रहे हैं। तो यूरोप के साथ में हमें फ्री ट्रेड करना पड़ेगा। अब पॉइंट ये आता है, यूरोप के साथ में फ्री ट्रेड करोगे तो कोई ज़रूरी थोड़ा ना है कि हम खाएँ, उनको भी कुछ खिलाना पड़ेगा। वो कहेंगे कि भाई हमारे लिए, हमारे जो ऑटोमोटिव्स हैं, हमारे जो ऑटोमोबाइल का जो सेक्टर है उसके लिए आप अपना मार्केट ओपन करो। जैसे आपको पता होगा BTIA अभी तक भी साइन नहीं हो पाया। BTIA यूरोपियन यूनियन और इंडिया के बीच में साइन होने वाला है। ये 2017 में प्रीलिम्स में क्वेश्चन भी था BTIA, ठीक है। तो इस तरीके से आप देख सकते हो कि आपको एक हाथ से लेना, एक हाथ से देना, और साथ में आप ईज ऑफ डूइंग बिजनेस भी प्रमोट करना चाह रहे हो तो ओपन तो हो जाओ, कम से कम ओपन तो रहना ही पड़ेगा। एक्सपोर्ट ही हमारी ग्रोथ को इंश्योर कर सकता है अच्छे से इसके लिए, ठीक है। अब आत्मनिर्भर भारत की बात करें तो इसमें कहीं ना कहीं हमने दिमाग क्या लगा लिया है कि जो फॉरेन डिमांड है ना उसको हमने अंडर एस्टिमेट करने की शुरुआत कर दी। बट राइटर यहाँ पे बोलना चाह रहे हैं कि भाई आत्मनिर्भर भारत के जस्ट ऑपोजिट आप जाकर के देखोगे ना, एक्सपोर्ट ओरिएंटेशन में जब एक इकोनॉमिक ग्रोथ करती है तो उस केस में क्या एडवांटेजेस रहते हैं। पहला तो ये कि फॉरेन डिमांड हमेशा डोमेस्टिक डिमांड से ज़्यादा बनी रहती है। दूसरी, आप देखोगे कि जो फंडामेंटल एसिमेट्री है, कि जिस केस में आप कहते हो कि डोमेस्टिकली जो कंपनी compete करेगी वो इंटरनेशनली compete कर जाएगी, नहीं भाई नहीं।
जो कंपनी इंटरनेशनली compete करेगी, इंटरनेशनल मार्केट में सस्ता प्रोडक्ट बेचेगी, वो कंपनी डेफिनेटली डोमेस्टिक मार्केट में भी सस्ता प्रोडक्ट बेच सकेगी। तो आप ये नहीं कह सकते कि भाई जो डोमेस्टिकली वायबल कंपनी है वो कंपनी आपके यहाँ पर प्रॉपर परफॉर्म कर जाएगी, इंटरनेशनली भी। इंटरनेशनली परफॉर्म कर रही है वो डोमेस्टिकली कर जाएगी, ठीक है। तो आपको ये दोनों चीज़ों पे ध्यान देने की ज़रूरत है कि फॉरेन डिमांड will always be greater than domestic demand and internationally competitive companies or producers will always be good for domestic market as well। समझ गए? तो इस तरीके से इस आर्टिकल में मोटी जो चीज़ें थी वो बता दी। एक्सपोर्ट ओरिएंटेशन बहुत इंपॉर्टेंट है, चाहे मैन्युफैक्चरिंग हो, चाहे सर्विस हो, चाहे लेबर हो, कुछ भी हो, हर जगह पे आज हम एक्सपोर्ट सब्सटीट्यूशन की तरफ नहीं जा सकते। सेल्फ सफिशिएंसी इज ओके बट देयर इज नो स्पेस फॉर क्लोजिंग द मार्केट। इंपोर्ट भी करो, एक्सपोर्ट भी करो, तब जाकर के हम वाकई में कुछ आगे बढ़ पाएंगे, ग्रोथ रजिस्टर कर पाएंगे। नेक्स्ट आर्टिकल देखते हैं। नेक्स्ट आर्टिकल है बाईपासिंग पार्लियामेंट। जब भी पार्लियामेंट की फंक्शनिंग में बात आए आपको लिखने की या फिर उसके बारे में कुछ कॉन्सेप्ट समझने की, तब ये आर्टिकल डेफिनेटली रेलेवेंट पाओगे आप, ठीक है। 2014 में हमारे प्राइम मिनिस्टर करंटली जब आए थे तो उन्होंने टेम्पल ऑफ डेमोक्रेसी को झुक करके प्रणाम किया कि यहाँ पर डिबेट होता है, डिस्कशन होता है, हमारा पूरा देश चलता है। आज अगर देखोगे तो वही प्राइम मिनिस्टर का रिकॉर्ड देखें करंटली, क्रिटिसिज्म है पूरा का पूरा, बट उनमें से पॉइंट निकालेंगे अपन। प्राइम मिनिस्टर जो हैं उन्होंने किस तरीके से नेग्लेक्ट किया उस टेम्पल ऑफ डेमोक्रेसी को, जहाँ उन्होंने अपने प्रीवियस टेन्योर में, जहाँ उन्होंने केवल 22 बार पिछले 6 सालों में एड्रेस किया है पार्लियामेंट को। तो आप देखोगे HD देवगौड़ा, उन्होंने केवल 2 साल तक एज ए प्राइम मिनिस्टर काम किया था, उनसे भी बहुत कम है ये। अटल बिहारी वाजपेयी जी ने 77 टाइम्स अपने 6 साल के टेन्योर में उन्होंने एड्रेस किया था पार्लियामेंट को। तो प्राइम मिनिस्टर मनमोहन सिंह, जिनको मौन सिंह बोला गया था कि बोलते बहुत कम हैं, उन्होंने भी 48 टाइम्स पार्लियामेंट को एड्रेस किया था अपने 10 साल के टेन्योर में। तो आप देख सकते हो कि किस तरीके से पार्लियामेंट में हमारे प्राइम मिनिस्टर कम आते हैं, जबकि वो ही सबसे इम्पोर्टेंट प्लेटफॉर्म है हमारी डेमोक्रेसी का, जहाँ पर डिबेट डिस्कशन होते हैं और अल्टीमेटली कुछ रिजल्ट्स निकलते हैं कुछ चीज़ों पे। अगर अभी करंट सिनेरियो देखें तो इस पॉलिटिकल प्लेटफॉर्म को अवॉइड करके हमारे प्राइम मिनिस्टर जो हैं वो रेडियो से या फिर सोशल मीडिया के थ्रू पब्लिक से डायरेक्ट कनेक्ट करते हैं, ठीक है। रेडियो से करती थी इंदिरा गांधी, तो सोशल मीडिया में प्रेसिडेंट ऑफ US से डोनाल्ड ट्रंप। दोनों मेथड्स जो हैं आजकल बहुत कम कॉमन हो चुके हैं और इन्होंने लगातार इस चीज़ को अपनाना शुरू कर दिया है, ठीक है। अब इसमें क्या है, न तो कोई क्वेश्चन कर पाता है, ना कोई कॉन्ट्राडिक्शन है, और केवल रिसीवर्स हैं भाई, अपनी तरफ से केवल सुन लो, कमेंट भी करोगे तो कोई जवाब नहीं देना। जबकि पार्लियामेंट में आप अगर बोलते हो तो अपोजिशन वहाँ पर खड़ा होकर के आपसे सवाल पूछता है तो आपको जवाब देना पड़ता है, ठीक है। डेफिनेशन अगर पार्लियामेंट की बात करें तो हमेशा से पार्लियामेंट एक क्रिटिसिज्म का प्लेटफॉर्म रहा है, जहां पे रूलिंग पार्टी को क्रिटिसिज्म फेस करना पड़ता है। और भाई क्रिटिसिज्म नहीं फेस करोगे तो आप क्यों डेलिब्रेट करोगे, क्यों डिस्कशन करोगे और क्यों कंसेंसस लेकर के आओगे कि भाई चलो ठीक है सबकी एक बात मानी जाती है और ये चीज़ अब इंप्लीमेंट करेंगे। उस चीज़ को अवॉइड करना क्या वाकई में सही है डेमोक्रेसी के लिए? आज हर एक एक्टिविटी पॉपुलिज्म के बेसिस पे होती है कि लोग, पब्लिक किस तरफ ध्यान दे रही है। मैंने आपको बताया था ना, एरिस्टोटल भीड़वाद है केवल। एरिस्टोटल के हिसाब से डेमोक्रेसी केवल भीड़वाद है कि जिस तरफ मूड हुआ बस उधर मुंह कर लेंगे, ये दिमाग नहीं लगाएंगे क्या सही है क्या गलत है। जैसे कि आज नेशनल सिक्योरिटी सबसे ऊपर बैठी हुई है, बाकी इकोनॉमी कहीं जाए, अनएम्प्लॉयमेंट कहीं जाए, इन चीज़ों पे ध्यान ही नहीं दिया जा रहा। आज इस गवर्नमेंट ने जितना ऑर्डिनेंस पे रिलाई किया है उतना ऑर्डिनेंस किसी ने डिक्लेयर नहीं किए हैं। हाँ, ऑर्डिनेंस हमेशा से एक पावर रही है उन गवर्नमेंट्स की जो कि अलायंस बेस्ड रही हैं, क्योंकि रूलिंग पार्टी जो होती है रूलिंग पार्टी जो होती है उनके हाथ में इतनी ज़्यादा पावर नहीं होती है, इतनी ज़्यादा उनके पास में सीट्स नहीं होती है लोकसभा या राज्यसभा में। तो उस केस में वो पहले ऑर्डिनेंस लेकर के आते हैं, फिर धीरे धीरे अपने काम करवाते रहते हैं। जबकि यहाँ पर तो आप देख सकते हो रूलिंग पार्टी बीजेपी के पास में एकदम गजब की मेजोरिटी, उसके बावजूद भी ऑर्डिनेंस सबसे ज़्यादा लाए गए हैं इस गवर्नमेंट के द्वारा। लोकसभा राज्यसभा की बात करो तो वहां पर हम पार्लियामेंट्री कमेटीज के बारे में ऑलरेडी देख चुके हैं कि बिल्स को पार्लियामेंट्री कमेटी के पास में भेजा ही नहीं जाता। जहां पर 15th लोकसभा की बात करें तो 68 बिल्स को भेजा गया था, वहां पर केवल 16th लोकसभा में केवल 24 बिल्स को ही भेजा गया है, 25%,
ठीक है, तो यहाँ पर आप देख सकते हो कि कितना कम एक पूरा आप मेजर, मतलब 15 लोकसभा में तो 25% बिल्स को भेजा जाता था, ठीक है, जबकि आप देखोगे यहाँ पर 16th लोकसभा के अंदर नियरली ज़ीरो, कोई डिस्कशन नहीं जा रहा। अब कमेटीज़ में देखो होता क्या है कि कमेटी में जब बिल जाता है ना तो वहाँ पे डिस्कशन होता है, डिबेट होता है, लीडरशिप आती है उनके मेंबर्स के बीच में, वो ग्राउंड रियलिटीज़ को समझने की कोशिश करते हैं, अपने ओपिनियन भी रखते हैं, जो कि हाउस में एक बड़े सारे 500 550 लोगों की एक साथ मीटिंग हो, उसमें बैठ कर बोले, वहाँ पर इतनी ज़्यादा इफेक्टिवनेस नहीं आती बोलने में। आर्टिकल 370 जम्मू कश्मीर का स्पेशल स्टेटस रिवॉक करना, यूटी में कन्वर्ट कर देना लद्दाख और जम्मू कश्मीर में, उसके बारे में भी आप देखोगे कि जॉइंट पार्लियामेंट्री कमेटी को नहीं भेजा गया, डिस्कशन नहीं हो रहा है। तो ऐसे इंपॉर्टेंट इश्यूज को अगर इन इंपॉर्टेंट प्लेटफॉर्म्स को बाईपास करके अगर इंप्लीमेंट करेंगे तो बहुत गलत चीज़ हो जाती है। आप डाइवर्स ओपिनियन नहीं ले पाते हो, और आज हम कंट्री की बात करते हैं, हमारा कंट्री डाइवर्स है कल्चरली, ज्योग्राफिकली, हिस्टोरिकली, हर तरीके से, तो वहाँ पर उन ओपिनियंस को तो कंसिडर करना बहुत ज़रूरी होता है, ठीक है। दूसरी तरफ आप देखोगे कि जॉइंट पार्लियामेंट्री कमेटी को जो पिछला बिल भेजा गया, जॉइंट पार्लियामेंट्री कमेटी का मतलब क्या हो गया, जिसमें राज्यसभा के मेंबर भी हो गए और लोकसभा के मेंबर भी हो गए, तो उसमें आप देखोगे कि 2014 में अमेंडमेंट बिल आया था, राइट टू फेयर कंपनसेशन एंड ट्रांसपेरेंसी इन लैंड एक्विजिशन, रिहैबिलिटेशन एंड रीसेटलमेंट, इसमें अमेंडमेंट आया था सेकंड 2015 में, वो बिल भेजा गया था। उसके अलावा जॉइंट पार्लियामेंट्री कमेटी के पास कोई बिल ही नहीं गया है। तो आप देख सकते हो 5 साल बीत चुके हैं। फिर सेकंड जो इशू है दैट इज अबाउट मनी बिल्स, आधार बिल हो गया या फिर आधार के अलावा कई और बिल्स हो गए जिनको मनी बिल कंसीडर करवा के फिर उनको पारित करवा लिया जाता है लोकसभा से। अब मनी बिल हो गया तो देखो राज्यसभा के पास में ज़्यादा पावर होती नहीं है अब, क्योंकि राज्यसभा में क्या है, रूलिंग पार्टी जो है उसके पास में वो माइनॉरिटी में मेजोरिटी नहीं है, तो उनको ये लगता है कि राज्यसभा में अगर ये बिल चला गया तो वहाँ अटक जाएगा। तो उस केस में वो क्या करते हैं, उसको मनी बिल डिक्लेयर करवा लेते हैं। जबकि मनी बिल का लेना देना किससे है, जब कंसोलिडेटेड फंड ऑफ इंडिया में आप टैक्सेशन से रिलेटेड कोई काम कर रहे हो, गवर्नमेंट स्पेंडिंग से रिलेटेड कोई काम कर रहे हो, वो मनी बिल होते हैं। जबकि नॉर्मल बिल्स जो मनी बिल के तौर पे पारित करवाए गए हैं पिछले टाइम पे, इंक्लूडिंग आधार बिल, तो वो तो भाई आपने जो हमारे एक्चुअल में कॉन्स्टिट्यूशनल प्रोविजंस हो उनको आपने एक तरीके से ताक पे रख दिया, मिसयूज किया है उनका। थर्ड जो पॉइंट आता है कि ऑर्डिनरी बिल्स हैं उनके ऊपर भी आप देखोगे एमपीज को लास्ट टाइम पे जाकर के और उस बिल की कॉपी पकड़ा दी जाती है। अरे भाई, जब एमपीज को आप 1-2 दिन पहले पकड़ाओ, वो पूरी डिटेल स्टडी करके आएंगे, तभी तो क्वेश्चन करेंगे, तभी तो डिबेट करेंगे। आपने वो भी इग्नोर करनी शुरू कर दी। तो ऐसे आप देखोगे कि ऑपोजिशन पार्टीज अगर कहीं पर सवाल भी उठाना चाहती है तो उनको कहीं ना कहीं दबा दी जाती है उनकी आवाज़ को। दूसरा, उनके पास में इतने स्ट्रॉन्ग आर्ग्यूमेंट्स होते नहीं, क्योंकि जब बिल को स्टडी ढंग से नहीं करेंगे तो वो कहाँ से फिर वो अपनी बात को रख पाएंगे जो रूलिंग पार्टी है उनके सामने। तो आप देख सकते हो कि 2020 का ये जो समर सेशन की बात करें 2019 की, तो लगभग 40 बिल की बात हुई। बजट भी मतलब हमारे यहाँ पर हैस्टी वे में पारित हो रहे हैं। तो आप देखो बजट तो बहुत इंपॉर्टेंट होता है ना। तो बजट में आप देखोगे 2019 के टाइम पे लगभग 4 बिल ऐसे थे, केवल 4 बिल जो कि सेम डे आए और उसी दिन पारित हो गए, बजट के हिस्से के थे वो, ठीक है। दूसरी तरफ आप उसी कॉरेस्पॉन्डिंग सेशन 2020 के में बात करोगे तो 22 ऐसे बिल थे जो कि सेम डे आए और उसी दिन पारित हो गए। आप खुद सोचो, कोई बिल एक दिन में आए और उसी दिन इंप्लीमेंट हो रहा है और पूरे 130 करोड़ देशवासियों को अगर वो रूल करे या उनको गाइड करे वो रूल, तो कितना गलत है वो। जैसे फार्मर से रिलेटेड अभी रिफॉर्म से रिलेटेड 3 फार्मर बिल पारित करवाए थे, अभी बात की अपन ने पूरी डिटेल बहुत अच्छे से, वो बिल भी बहुत ही हैस्टी वे में पारित करवाए गए थे। तो आप देख सकते हो कि कितना गजब तरीके से पार्लियामेंट को इग्नोर किया जा रहा है, बाईपास किया जा रहा है। अब बात ये आती है कि पार्लियामेंट वाकई में रेलेवेंट है या नहीं, डेमोक्रेसी के बारे में लोग वाकई में जागरूक हैं या नहीं। तो यहाँ पर एक रिपोर्ट की हवाला दे रहे हैं राइटर कि जो CSDS की एक रिपोर्ट है 2017 की, जिसमें उस रिपोर्ट का टाइटल क्या है, द स्टेट ऑफ डेमोक्रेसी इन साउथ एशिया। तो उन्होंने रिसर्च में ये पाया, जब उन्होंने सर्वे किया कि जब 2005 में सर्वे किया था हमने पढ़े लिखे ग्रेजुएट लोगों से, तो 70% लोग चाह रहे थे कि डेमोक्रेसी बहुत अच्छी है।
अब तो 2017 में जब ये सर्वे किया तो केवल 63% ही फेवर कर रहे हैं। दूसरी तरफ आप देखोगे कि डेमोक्रेसी से सेटिस्फेक्शन की बात करें तो 79% लोग जब 2005 के टाइम पे सेटिस्फाई थे, तो अब तो केवल 55% ही रह गए। और ग्रेजुएट्स की बात करो तो केवल 47% तक ही आ गया। तो कहने का मतलब डेमोक्रेसी की डिमांड या डेमोक्रेसी पे विश्वास और डेमोक्रेसी से सेटिस्फेक्शन दोनों डिक्लाइन कर गए हैं साउथ एशिया की अगर पर्टिकुलर बात की जाए। और साउथ एशिया में देखो इंडिया अपने आप में बहुत ही मेजर है, 130 करोड़ पॉपुलेशन, कम नहीं है, ठीक है। तो हमारे यहाँ पर अब जो बात की जा रही है, बोले रूल कैसा होना चाहिए, बोले एक्सपर्ट्स होने चाहिए और स्ट्रॉन्ग मैन होना चाहिए। अब डेमोक्रेसी तो भाई जनरल लोगों की होती है, वहाँ पर तो कुछ जो आम आदमी होते हैं वो बैठते हैं, वो डिस्कशन करते हैं और अपने से संबंधित डिसीजन लेते हैं। तो एक जो डेमोक्रेसी के लिए डिमांड होती है वो हट करके अब कहीं ना कहीं स्ट्रॉन्ग मैन लीडरशिप की बात कर रहे हैं, एक्सपर्ट्स की बात कर रहे हैं। इवन इलेक्शंस के टाइम पे भी आप देखोगे तो स्ट्रॉन्ग लीडरशिप के पॉइंट ऑफ व्यू से इलेक्शंस होते हैं। आज जैसे कि नरेंद्र मोदी और राहुल गांधी के पॉइंट से सेगमेंट में देखें तो नरेंद्र मोदी फेवर ज़्यादा ले लेते हैं। तो इस तरीके से आप देख सकते हो कि हमारे यहाँ पर डेमोक्रेसी, पार्लियामेंट, इनकी वैल्यू भी डाउन हो रही है, तो इनसे सेटिस्फैक्शन भी, इनकी जो एक्टिविटीज़ है वो भी डाउन होती जा रही है। तो पॉइंट यही आ रहा है, डेमोक्रेसी को बचाना है भाई, तो रिप्रेजेंटेटिव बॉडी है हमारी पार्लियामेंट, उसकी डिग्निटी को हमें रोकना, बचाना पड़ेगा। डिस्कशन होनी चाहिए वहाँ पे, एक्सपर्ट्स हैं, ओके, नो प्रॉब्लम एट ऑल, बट डिस्कशन, डिबेट होना चाहिए ग्राउंड लेवल पे। एक किस्सा बताता हूँ मैं आपको छोटा सा। अभी हम कल परसों बेसिकली मैं जिस फैमिली में मेरी अपब्रिंगिंग हुई है वहाँ पर थोड़ा सा हम पॉलिटिकली थोड़ा सा जानते हैं और कॉन्स्टिट्यूशनली हम थोड़ा सा ज़्यादा एनालिसिस करते हैं। तो हम बैठे थे एक दिन, तो मेरे ताऊ जी से मेरी बात हुई कि हम बैठे थे 3-4 जने, हम प्रिपरेशन कर रहे थे, मेरे एक फ्रेंड भी हैं। तो उन्होंने ताऊ जी से पूछा कि ये जो अंगूठा छाप जो लोग होते हैं, राइट, अंगूठा छाप जो लोग, मतलब जैसे कोई एमएलए एमपी अपन बोलते हैं ना कि एजुकेटेड नहीं है, समझ रहे हो आप मेरी बात को यहाँ पे, कि एजुकेशन क्राइटेरिया फिक्स करने की बात कर रहे हैं ना एमएलए एमपीज की। तो बोले ये क्या रूल करेंगे, इनको पता तो है ही नहीं कानून का। तो उस टाइम पे ताऊ जी की एज है लगभग 60+ है उनकी एज। तो उन्होंने एक चीज़ बोली, बोला अंगूठा छाप को ग्राउंड रियलिटीज़ पता होती है, वो लोगों के बीच से उठ कर आया हुआ होता है, वो किताबी कीड़ा नहीं होता है, ठीक है। उसको पूरा पता होता है कि गांव के लोगों की ज़रूरत क्या है और इनको आगे कैसे बढ़ाया जा सकता है। तो आप अंडर एस्टिमेट मत करो। पार्लियामेंट में अगर आप ये सोचोगे कि केवल एक्सपर्ट, अरे भाई ग्राउंड रियलिटी के एक्सपर्ट्स को भी तो आप कंसिडर करो ना, रिकॉग्नाइज करो, उनको क्यों इग्नोर कर रहे हो आप। हाँ, एजुकेशन लेवल इंक्रीज होना चाहिए, पर इसका मतलब ये नहीं कि किताबों से पढ़ करके आप ज्ञान लो और एक ग्राउंड रियल, जैसे अपन ये देख रहे हैं फॉर एग्जाम्पल, ये सारा का सारा सिनेरियो, न्यूज़पेपर आप क्यों पढ़ते हो जी, ये बताओ आप मुझे। ग्राउंड रियलिटी को जानने के लिए ही ना, एक रूम में बैठे बैठे, नहीं तो किताबें ही बहुत थी, ठीक है, किताबों में प्रिंसिपल बहुत अच्छे अच्छे हैं, बट जब तक आपको खुद को ये नहीं पता पड़ेगा कि ग्राउंड रियलिटी क्या है, ये कानून अगर वाकई में ज़मीनी स्तर पर इंप्लीमेंट होगा तो कितना असर पड़ेगा, एक तो वो पता पड़े, एक केवल किताबों में हमने पढ़ लिया, तो किताबों में तो भाई राइटर जो चाहेगा वो अपन पढ़ेंगे ना, उसके अलावा जाना क्या अपन ने। तो फैक्ट्स पढ़नी बहुत ज़रूरी हो जाती है, फिर ओपिनियन क्रिएट करना होता है। समझ रहे हो आप मेरी बात को, डेटा इसलिए इंपॉर्टेंट होता है। खैर कोई नहीं, ये आर्टिकल यहीं खत्म होता है। नेक्स्ट आर्टिकल के बारे में थोड़ा बता देता हूँ। नेक्स्ट आर्टिकल है एनस्लेवमेंट बाय लॉ। यहाँ पर राइटर जो हैं वो बिल्कुल नाराज़ है गवर्नमेंट से और साफ साफ बोल रहे हैं कि पार्लियामेंट ने जो ये नए लेबर कोड लेकर के आए हैं 4, इन चारों से कहीं ना कहीं हमारी जो 20वीं सेंचुरी में जो हमारी वैल्यूज़ क्रिएट हुई थी, हमारे वर्कर्स को, लेबर्स को जो प्रोटेक्शन दी गई थी, वो सारी की सारी छीन ली गई है। कैसे, बोला कि जितने भी कैटेगरीज की बात करें वहाँ पर लेबर के हाथ में जो पावर होती थी वो पावर कहीं ना कहीं रिड्यूस होती हुई दिखाई दे रही है। सबसे पहले तो बात करती हैं कि जो इंडस्ट्रियल रिलेशन कोड है उसमें ये बताया गया है कि जो एम्प्लॉयर है वो हायर एंड फायर कर सकता है विदाउट एनी कंसेंट विद द गवर्नमेंट, जब तक कि उसके पास में 300 से कम वर्कर्स हैं। गवर्नमेंट का कोई लेना देना नहीं है उस केस में। तो भाई यहाँ पे तो सुपीरियरिटी बन गई एम्प्लॉयर की, वो मन में आए तब निकालेगा, मन में आए तब हायर करेगा। तो यहाँ पर आप देख सकते हो कि जो प्रॉब्लम इंग्लिश टाइम पे हुआ करती थी कि गवर्नमेंट का कोई लेना देना नहीं है, ये एक प्राइवेट अफेयर है एम्प्लॉयर और एम्प्लॉयज़ के बीच में, वो जैसा चाहेंगे वैसा कर लेंगे। तो इससे तो भाई जो आज हमारे वर्कर्स हैं उन पे तो एट्रोसिटीज़ बहुत ज़्यादा हो जाएंगी, ठीक है। फिर इसके बाद में और भी लेजिस्लेशंस की बात करें तो उन लेजिस्लेशंस में आप देखोगे कि वर्कर्स की नंबर को इंक्रीज़ कर दिया गया है। जैसे कि फैक्ट्रीज एक्ट 1948,
उन्हीं फैक्ट्रीज में अप्लाई होगी जिनकी वर्किंग स्ट्रेंथ जो है वो 20 है। पहले 10 थी, उस पर ही अप्लाई हो जाती। तो जो वर्कर्स अपनी वेलफेयर के लिए फैक्ट्रीज एक्ट 1948 को अगर क्लेम कर सकते थे, कोर्ट में जा सकते थे या कहीं पर भी अपनी बात को रख सकते थे इस एक्ट के बेसिस पे, तो अब वहाँ पर अगर 15 जने भी काम कर रहे हैं ना उस फैक्ट्री में, तो वो लोग भी अपनी बात को नहीं मनवा सकेंगे। ऐसे ही आप देखोगे इलेक्ट्रिक पावर के बिना चल रहा है तो वहाँ पर तो पहले 20 जने होते थे तो ही अपनी बात मनवा सकते थे, अब तो 40 जने होंगे तब जाकर के बात मानेंगे। ऐसे ही इंडस्ट्रियल एम्प्लॉयमेंट स्टैंडिंग ऑर्डर्स एक्ट 1946 की बात करें तो वहाँ पर भी जो नंबर ऑफ एम्प्लॉयज़ हैं वो 100 से बढ़ा करके 300 कर दिए, तब जाकर के ये इंडस्ट्रियल एम्प्लॉयमेंट स्टैंडिंग ऑर्डर एक्ट 1946 को वो अपने यहाँ पर यूज़ कर सकते हैं। तो इसी तरीके से आप देख सकते हो कि एक तरफ तो नंबर ऑफ एम्प्लॉयज़ को बढ़ा दिया गया है, तो एम्प्लॉयर्स जो हैं वो कहीं ना कहीं ज़्यादा पावरफुल हो गए हैं और एम्प्लॉयज़ कहीं ना कहीं मार्जिनलाइज्ड हो गए हैं, वर्कर्स मार्जिनलाइज्ड हो गए हैं। दूसरी तरफ कॉन्ट्रैक्ट जो वर्कर्स होते हैं, इस कॉन्ट्रैक्ट वर्कर्स के एरियाज को और ज़्यादा एक्सपेंड कर दिया आपने इन लेबर लॉज के थ्रू। तो आप देखोगे कि जहाँ पर अभी तक पेरेनियली जहाँ पर काम मिलता रहता था, जहाँ पर लेबर लॉज प्रॉपर वे में इम्प्लीमेंट भी होते थे, उस केस में अगर अब लेबर्स को कॉन्ट्रैक्ट बेसिस पे लिया जाएगा तो वही कल्चर चल जाएगा, हायर एंड फायर, और एक जॉब सिक्योरिटी नहीं रहेगी, कॉन्फिडेंस ही नहीं रहेगा लोगों के बीच में। तो आप देखो यहाँ पर कहीं ना कहीं आप इनसिक्योरिटी बिल्कुल क्लियरली सेंस कर सकते हो यहाँ पे। ठीक है, 2014 में हमारे यहाँ पे एक क्रूशियल लेबर लॉ आया था, जिसमें ये उस लेबर लॉ का नाम बोल देता हूँ मैं, लेबर लॉज एग्जाम्पशन फ्रॉम फर्निशिंग रिटर्न एंड मेंटेनेंस रजिस्टर्ड बाय सर्टेन स्टैब्लिशमेंट एक्ट। इसमें क्या किया गया था कि छोटे जितने भी स्टैब्लिशमेंट्स हैं, जो भी यूनिट्स हैं जो कि लार्जर नंबर ऑफ वर्कर्स को एम्प्लॉय करती है, तो वहाँ पर एम्प्लॉयज़ को कहीं ना कहीं प्रोटेक्शन प्रोवाइड करने की बात की गई थी। तो ये 2014 में ये एक्ट आया था ना, उनको भी आपने विड्रॉ कर लिया अभी जो नए आए हैं। तो यहाँ पर राइटर लास्ट में एक ही चीज़ बोलते हैं पूरे इस आगे वाले पैराग्राफ में कि किस तरीके से 1920s के टाइम पे आदमी को अब मशीन मैन बोल दिया जाता था। अगर आपके पब्लिक एडमिनिस्ट्रेशन है या फिर आपने टेलर की जो साइंटिफिक थ्योरी पढ़ी है, मुझे नाम याद नहीं आ रहा, मैंने थोड़ा सा पढ़ा था उसके बारे में, तो उस टाइम पे क्या होता था 1920s तक एक मैन को मशीन की तरह कंसिडर करते थे कि भाई मैन को जितना मशीन की तरह यूज़ लोगे उतना ही ज़्यादा ग्रोथ करोगे। तो अल्टीमेटली रिजल्ट क्या हुआ था जी इसका? एम्प्लॉय वेलफेयर की बात ही नहीं की थी। ग्रेट डिप्रेशन 1920s में ग्रेट डिप्रेशन, हाँ, जिसको आज को रिलेट कर रहे हैं अपन कि 1920 के बाद में इतना बड़ा ग्लोबल क्राइसिस अभी आया है। ठीक है, इकोनॉमी पॉइंट ऑफ व्यू से। तो भाई आप जो ब्रिटिशर्स ने जो एटीट्यूड अपनाया था ना कि स्टेट का कोई लेना देना नहीं है, ये तो प्राइवेट अफेयर है एम्प्लॉय एम्प्लॉयर का, इसको तो आपको ध्यान देना ही पड़ेगा। क्योंकि जब तक जॉब सिक्योरिटी नहीं होगी, सोशल सिक्योरिटी नहीं होगी, अगर स्टेबिलिटी नहीं दोगे आप वर्कर्स को, तो उस केस में तो आप देख सकते हो कि हमारी जो वर्क फोर्स है वो कहीं ना कहीं ज़्यादा वल्नरेबल हो जाती है। आज कहीं पर भी थर्ड पार्टी का इंस्पेक्शन की बात ही नहीं होती। कोई भी अब ये जो लेबर कोड आए हैं, अब थर्ड पार्टी इंस्पेक्शन नहीं होगी तो सेल्फ सर्टिफिकेशन तो वो कंपनीज अपने हिसाब से करेंगी ना, जिसमें उनको बेनिफिट किसमें है, तो वो चीज़ भी गलत है। इसके अलावा आप देखोगे कि स्ट्राइक करने से पहले उनको 60 दिन पहले नोटिस देना पड़ेगा। ठीक है, तो 60 दिन पहले, और अगर उस पे पर्टिकुलर मैटर पे कहीं पे कोई ट्रिब्यूनल के सामने कोई बात चल रही है तो उस पे स्ट्राइक वैसे नहीं कर सकते। तो कहने का मतलब ये है ओवरऑल कि हम जो ब्रिटिशर्स एरा की बात करते हैं, जहाँ पे लेबर का बहुत ज़्यादा एक्सप्लॉइटेशन होता था, आदमी को मशीन की तरह समझा जाता था, वो चीज़ें कहीं रिवाइव होती हुई दिखाई दे रही है। ठीक है, हायर फायर की प्रॉब्लम है तो कंपनसेशन टाइम पे नहीं मिलता है, कहीं और प्रॉब्लम है तो सोशल सिक्योरिटी की आप वैसे तो सारे प्रोविज़न कर रखे हैं, बट वही चीज़ है, अभी आर्टिकल की बात कर रहे हैं तो आप ये सारा नेगेटिव ही नेगेटिव बता रहा है, तो वो चीज़ अपन ने क्रक्स ले लिया ऑलरेडी, देख भी लिया है अपन ने। ठीक है, तो ये डिस्कशन यहीं ख़त्म होता है। थैंक यू।